हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो। और ये वीडियो हम लोग करते हैं एक वीडियो सीरीज के अंडर में, और इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपके लिए लेके आते हैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। बहुत सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियोज आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रूशियल हो सकती हैं। क्योंकि जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आते हैं ये आपके करंट अफेयर से हैं, और आपने करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इसके जाके जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 5 टॉपिक कौन कौन से करने वाले हैं एक बार ब्रीफली आपको आइडिया दे देता हूं। हमार और जोमी ट्राइब के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर स्पेशली मणिपुर के अंदर इशू चल रहे हैं, उसको लेके इन दो ट्राइब के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अमेरिका के अंदर एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जो कि रॉकीज का पार्ट है, इसके कास्केड रेंज कहते हैं, और इसको लेकर रिसेंटली बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की गई है। उसके अलावा नोटरलैंड क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, शायद आपने पहले इसके बारे में ना सुना हो। अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद जे मोर टनल जो मोदी जी गए थे, उन्होंने इसको जो है ओपन अप किया था, इसके बारे में बात करेंगे। कई सालों से इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, फाइनली ये तैयार हो चुकी है। उसके अलावा कुछ और ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया से बिलोंग नहीं करती हैं। सामी, फॉरेस्ट फिन एंड द नेव ट्राइब्स, ये नॉर्डिक कंट्री से बिलोंग करती है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक रहते हैं तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की या डिटेल में जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक बेसिक पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हो तो प्रीलिम्स में सही आंसर तक आप आराम से पहुंच सकते हो। तो पहले बात करते हैं हमार एंड द जोमी ट्राइब। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है टू ट्राइबल कम्युनिटीज इन द मणिपुर टू वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग टेंशंस। देखिए, मणिपुर इतना ज्यादा न्यूज में आ चुका है ना पिछले 2 साल से, इसके अराउंड आपको सब कुछ पता होना चाहिए प्रीलिम्स के, चाहे वो इसकी ज्योग्राफी हो, माउंटेन पीक्स हो, लेक्स हो, अगर कोई यहाँ पे यूनेस्को साइट है, कोई रामसर साइट है, ट्राइब्स जो यहाँ पे हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन जो है वो आने वाला है एग्जाम में, ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं। तो प्लीज अपने कंटेंट को आप इस तरह से देखें क्योंकि न्यूज में है काफी ज्यादा। एनीवेज, तो ट्राइब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। न्यूज में क्यों है? देखिए, न्यूज में इसीलिए रहा है, देखिए भाई इतना झगड़ा वहां पे चल रहा है, कितने सारे लोगों की वहां पे डेथ हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है, हो सकता है वहां पे अभी प्रेसिडेंट रूल भी लग जाए। तो इन दो कम्युनिटीज ने ये सोचा कि यार लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, पीसफुल तरीके से रहना है। तो हमार और जोबी ट्राइब ने क्या किया है, टू ट्राइबल कम्युनिटीज इन द मणिपुर टू वर्क टुगेदर रिड्यूसिंग टेंशन, कि भैया आपस में टेंशन कम करें। इसका नुकसान तो आप खुद को ही हो रहा है ना, अपनी कम्युनिटी को ही नुकसान हो रहा है। जहां पे पहले शांति हुआ करती थी वहां पे अब क्रांति हुई पड़ी है। तो इन्होंने सोचा है कि एक साथ मिलकर बात करेंगे। तो हाँ, इन ट्राइब के बारे में जानना अपने लिए बहुत जरूरी है। तो हमार और जोमी ट्राइब के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एथनिक ग्रुप है जो कि म्यांमार और चिटगोंग मतलब इंडिया में तो पाए जाते हैं, इंडिया के अलावा म्यांमार में जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और चिटगोंग जो कि बांग्लादेश के अंदर है, वहां पे भी ये ट्राइब आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा जो वर्ड जोमी है, जोमी कोई एक ट्राइब नहीं है, बेसिकली जोमी इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ ट्राइब, कई सारे ट्राइब को मिला के जोमी बोलते हैं, जिसके अंदर चिन ट्राइब है, मिजो है, कुकी है, इनको कहा जाता है जोमी ट्राइब। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है जिसमें नागालैंड जो चीन स्टेट है वो, या म्यांमार के अंदर जो पार्ट आता है वो वाला भी, मिजोरम, मणिपुर और आसाम के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो ट्राइब है ये मोंगोलोइड रेस है। और मोंगोलोइड जो रेस है बेसिकली इनके जो फीचर्स होते हैं वो मतलब यूनिक तरह के फीचर्स रहते हैं ना वे, कि जैसे आप देख भी सकते हो कि ये इस तरह के फेस को मोंगोलॉइड फेस बोलते हैं, जिसमें आपकी स्किन थोड़ी येलो कलर की होती है, जो हमारी नोज होती है वो थोड़ी सी जो है चपटी रहती है, बाल जो है स्ट्रेट होते हैं, बॉडी हेयर कम होते हैं, वो उसे मोंगोलॉइड रेस कहा जाता है, जो कि चाइना में, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो, म्यांमार ऑल्सो, साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, तिब्बत ऑल्सो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो हाँ, मंगोलो ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा इनका जो छोटी छोटी जो क्लैंस हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, और 50 डायलेक्ट्स, मतलब जो लैंग्वेज है जिसे कुकी चिन, मिजो कुकी चिन या कुकी नागा कहा जाता है, इनके अंदर हर जो क्लैन होती है उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जो 50 से ज्यादा डायलेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहले ये जो ट्राइब्स हुआ करती थी वो ज्यादातर जो है नेचर बेस्ड जो डेटीज होते थे या गॉड्स होते थे उनको वर्शिप किया करते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ज्यादातर जो है क्रिश्चियनिटी में जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो उस परस्पेक्टिव से हमको जोमी हमार को याद रखना है। जोमी या हमार जिसकी हम लोग बात करते हैं, हमार का लिटरली मतलब होता है नॉर्थ, जो कि मणिपुर, आसाम, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा के अंदर पाई जाती है। तो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। कास्केड रेंज आर्टिकल क्या कहता है?
साइंटिस्ट फाइंड जायंट मैग्मा रेजर्वोयर्स हिडन बीनीथ डोरमेंट वोल्केनो इन द कास्केड्स। देखिए पहली बात तो ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो नहीं है, ये एक डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो का मतलब ये है कि वो दोबारा से कभी भी इरप्ट हो सकता है, यानी कि उसके नीचे जो मैग्मा चैम्बर था उसके अंदर मैग्मा पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हुआ है। देखो फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, अब कब होगा हमें नहीं पता, क्या पता 5 मिनट के बाद हो जाए, क्या पता वो 500 साल में भी ना हो, भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को यह पता चला है कि जो कास्केड रेंज है इसके नीचे जो मैग्मा चैम्बर है वो बहुत बड़ा है, और अगर यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो बहुत खतरनाक लेवल पे जा सकता है। उस पर्सपेक्टिव से आपको कास्केड रेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, ये कास्केड रेंज है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो मिल रही है इसके वेस्ट साइड में। ठीक है, तो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट एरिया में या नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी, या सदर्न पार्ट ऑफ कनाडा में आपको देखने को मिलती है। तो ये लोकेशन आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है, वो आपका टेबल पूछेगा, एक तरफ आपको माउंटेन रेंज देगा, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट का नाम दे सकता है, कंट्री का नाम दे सकता है। तो ये जो टेबल वाला फॉर्मेट होता है ना, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मेट है, बड़ा मजा आता है उसको सवाल पूछने में। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना अपने इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके अलावा ये बनी कैसे थी कास्केड रेंज, अगर हमने थोड़ा बहुत प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है तो यहां से निकलता है भैया मैग्मा, और वो जब मैग्मा बाहर वोल्केनिक जो है इरप्शन के थ्रू आता है तो एक माउंटेन रेंज बनाता है। इसी तरह से यहाँ पे है एक प्लेट है हमारी जिसे कहते हैं जुआन डी फूका प्लेट, और ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो जुआन डी फूका प्लेट जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है तो वो एक यहाँ पे बनाती है माउंटेन रेंज बनाती है। तो बेसिकली फोल्ड माउंटेन रेंज है, और इसको हम लोग कहते हैं कास्केड रेंज। इसकी हाइट काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे स्नो कवर्ड पीक्स आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और देखिए माउंटेन तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी माउंटेन है उसे कहते हैं माउंट रेनियर, जिसकी हाइट हो जाती है 4392 मीटर। देखिए ये जो है ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। पैसिफिक रिंग और फायर में देखिए ये सारी प्लेस आते हैं जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, जापान, फिलीपींस, ये वाला पूरा एरिया है। साउथ अमेरिका में जो पूरी रेंज है हमारी, एंडीज रेंज है, रॉकीज जो रेंज है, ये सब आपकी आती है कहाँ पे, रिंग ऑफ फायर में। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखा है लॉसेंस, सेंट हेलेंस, सेंट रेनियर, और यहीं पे पड़ता है आपका जो है आपका माउंट हेरियर और माउंट रेनियर, ठीक है। तो वो आपका देखने को मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि रिंग ऑफ फायर में जितने भी वोल्केनिक इरप्शंस पाए जाते हैं उनमें से ज्यादातर होते हैं स्ट्रेटोवोल्केनोज। स्ट्रेटोवोल्केनोज वो होते हैं जो कि लेयर्ड वोल्केनोज होते हैं। लेयर्ड, इन्हें कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं, मतलब आपको इनमें ना लेयर्स देखने को मिलते हैं इस तरह से। ठीक है, जितनी बार भी वोल्केनिक इरप्शन होता है एक नया लेयर आपको देखने को मिलेगा, इसे हम लोग स्ट्रेटोवोल्केनो कहते हैं। तो ये तीन चार छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम के लिए इसको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नोदरलैंड, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, मैं तो इसको नोदरलैंड ही कहूंगा। अगर किसी को सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, क्या कहता है, सेंटर लद्दाख लीडर्स डिस्कस न्यू लैंड पॉलिसी। उस न्यू लैंड पॉलिसी के अंदर जो है नोदरलैंड के बारे में बात की गई है। और तो ये होता क्या है, एग्जाम में आपको सिंपली पूछ सकता है। नोदरलैंड, इट वाज अ टर्म व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज, है ना, इट बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नोदरलैंड, ऐसे बेसिक से सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लगते हैं इस तरह के, लेकिन एक्चुअली डिफिकल्ट होते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट अपने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा है तो। नॉर्थलैंड होता क्या है, देखिए नॉर्थलैंड एक बैरन और वेस्टलैंड होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। मतलब गवर्नमेंट इनकी ओनर होती है लेकिन गवर्नमेंट को यूज नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट इनका मालिक तो गवर्नमेंट ही होती है लेकिन यूज नहीं करती है। तो ये लैंड खाली पड़ी रहती है, बैरन होती है, वेस्टलैंड होती है। लोग इस पे अपने कैटल्स वगैरह को चराते हैं, कुछ और काम करते हैं। बेसिकली यूज तो इसको लोकल लोग ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो ओनर नहीं होते हैं। तो होता क्या है, जब बहुत समय तक इस तरह की गवर्नमेंट लैंड जिसे नोथरलैंड कहते हैं वो खाली पड़ी रहती है, वेस्टलैंड पड़ी रहती है, तो गवर्नमेंट कभी कभी उसको इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर कर देती है, उसकी ओनरशिप लोगों को दे देती है। मतलब होती तो ये पंचायती जमीन है, सरकारी होती है, लेकिन क्योंकि सरकार कुछ यूज तो करती नहीं है तो उनको लगता है भाई इसको लोगों को ही दे दो जो इतने समय से इसका यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं नोथरलैंड। तो नोथर रेफर्स टू द बैरन ऑन द वेस्टलैंड owned by the government that can be allotted to the individuals for cultivation or other productive use subject to approval by the competent authority। तो कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है वहां के डीएम साहब हैं या लोकल पंचायत है, बीडीओ ऑफिस है या गवर्नमेंट है, उसी की परमिशन लेके गवर्नमेंट क्या करती है, इसको यूज करने के लिए लोगों को दे देती है काइंड ऑफ ओनरशिप।
ठीक है, तो ये एक तरह के लीगल ओनरशिप हो जाती है उसके बाद। पहले सरकारी थी, अभी आपकी हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है। तो लेह लद्दाख में, कारगिल में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में आपको बहुत सारी नौतरलैंड देखने को मिलती है और टाइम टू टाइम जो है उसकी ट्रांसफर जो है लोगों को होती भी रहती है। 1932 में जब हरि सिंह जी जम्मू एंड कश्मीर के महाराज हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, तब वहां पे ये कॉन्सेप्ट चला था और 1968 के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट चला है और टाइम टू टाइम जो है नॉर्थरलैंड की ट्रांसफर जो है ओनरशिप की वो लोगों को शिफ्ट होती रहती है। उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। आगे बढ़े। जेमोर टनल, तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, क्या कहता है, पीएम मोदी इनॉग्रेट जेमोर टनल। तो ये टनल पे ना कई साल से काम चल रहा था। बेसिकली हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे हम लोग जोजिला टनल प्रोजेक्ट बोलते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है जेमोर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसकी जो शेप है वो एक्चुअली जेड लेटर जैसी है, इसलिए इसको जेमोर कहा जाता है बेसिकली, और कोई खास मतलब नहीं है, सिर्फ इस लेटर की वजह से इसको जो है जेमोर कहा जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक विलेज है, कंगन विलेज है, यहाँ से भैया ये टनल स्टार्ट होती है। उसके अलावा ये जो सोनमर्ग है, सोनमर्ग तक ये जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये टनल जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं बेसिकली, पहले भी हमारे पास एक रोड हुआ करता था, लेकिन वो ऑल सीजनल रोड नहीं था, विंटर के टाइम में बंद हो जाता था क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हुआ करती थी। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको बाईपास करके यहाँ पे एक और नीचे से टनल बनाई है जो कि 12 महीने तक काम कर सकती है। ठीक है, तो ये जैसे श्रीनगर है, गंदरबल है, उसके बाद ये रोड जोड़ेगा और फिर ये जो है जोजिला पास और ये द्रास, इस श्रीनगर से होते हुए कारगिल जो के बीच में जो है ये रोड हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे बना दी है। उसके अलावा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक चीज़ें, इसकी जो लेंथ है वो 6.4 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी और इसका जो ऑल्टीट्यूड है 8500 फीट पे है। इसकी कैपेसिटी जो है 1000 व्हीकल पर आवर हैंडल कर सकती है और इसके ऊपर जो टोटल खर्चा है भैया बहुत महंगा है, 2700 करोड़ में आपको ये जो है देखने को मिलता है। तो ये जो जोजिला टनल है बेसिकली इसका ही एक पार्ट है, इस प्रोजेक्ट का पूरा पार्ट है जोमेर टनल। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, श्रीनगर से लेके पूरा कारगिल तक एक ऐसा रोड बनाएंगे जिसमें के बीच में जो है वो जेमोर टनल आपको एज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट बेसिकली आपको देखने को मिल रही है। और ये 2 वे रोड है बेसिकली, और मजे की बात यह है कि इस पे कोई टोल टैक्स आपको नहीं लगेगा। इसके पैरेलल में एक और रोड बनाई गई है, इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो लोगों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए वो यहाँ पे बनाई गई है। शुरुआत में हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग बीआरओ बोलते हैं, 2012 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था कुछ न्यू एजेंसीज को। उस परस्पेक्टिव से थोड़ा थोड़ा अपने इसको याद रखना है। तो 6.4 किलोमीटर टनल लोकेटेड नियर द गंगनगिर विलेज इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग सोनमर्ग एंड द कंगन। तो कंगन को जो है वो सोनमर्ग से कनेक्ट करने वाली टनल है, इसको हम लोग जेमोर टनल बोलते हैं। लार्जर जो जोजिला प्रोजेक्ट टनल है ये उसका ही बेसिकली पार्ट है। 2-3 छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बाकी इसमें कुछ खास करने लायक है नहीं। आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, द हिंदू का आर्टिकल है, नॉर्वेज अपॉलजी टू सामी एंड द अदर माइनॉरिटीज ग्रुप फॉर द असिमिलिएशन पॉलिसीज। तो अभी एक जमाना हुआ करता था जब नॉर्वे के अंदर जो लोकल ट्राइब्स हुआ करती थी उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता था, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे जो ट्राइब्स थी ना, इनकी लैंग्वेज खत्म हो गई, इनका कल्चर खत्म हो गया, इनका लाइवलीहुड खत्म हो गया। तो जो नॉर्वे की गवर्नमेंट थी उन्होंने इन ट्राइब्स को इतना इग्नोर किया कि आज उनको माफी मांगनी पड़ रही है। तो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अपनी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स के लिए इन ट्राइब से माफी मांगी है, अपॉलजी मांगी है कि भैया हमें माफ कर दीजिए, पास्ट में जो है हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमने आपको मेन स्ट्रीम के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रीम के अंदर आपको इंक्लूड नहीं किया है, आपको इग्नोर किया है, प्लीज हमें माफ कर दें। तो ये अपॉलजी मांगी है। देखिए अपॉलजी मांगने से क्या वो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स दूर हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कम से कम जो कि इमोशनल डैमेज होता है वो थोड़ा सा कम तो हो सकता है। तो माफी मांगना और माफी करना एक्चुअली कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, हालांकि होता तो है, लेकिन कई बार लोग माफी मांगने के बावजूद भी जो है माफ नहीं करते। अगर दिल से माफी मांग रहे हैं तो आदमी को सुधरने का मौका तो मिलना चाहिए। तो ये जो ट्राइब्स है कौन कौन सी हैं, तो 3 ट्राइब की यहाँ पे बात करूंगा, सामी ट्राइब, फॉरेस्ट फिन जिसे फिन भी कहा जाता है, एंड द नेव्स ट्राइब। 3 ट्राइब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सामी जो ट्राइब है कहाँ मिलती है आपको? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया के अंदर देखने को मिलती है। जो रेनडियर्स होते हैं, जो फिशेस होते हैं, बेसिक ट्रेडिशनली जो है उनको पकड़ते हैं, खाते हैं और बाकी चीजों के लिए यूज करते हैं। नेव जो ट्राइब है ये आपको नदर्न नॉर्वे के अंदर देखने को मिलती है। और जो फॉरेस्ट फिन ट्राइब है ये आपको नॉर्वे और स्वीडन में देखने को मिलती है। ज्यादातर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। इंडिया के अंदर भी सेंट्रल इंडिया में, सदर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करती हैं। मतलब पहले क्या करती हैं, एक
जंगल के एक हिस्से को काटते हैं, वो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनको सुखाते हैं, उनको जलाते हैं, फिर वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। कुछ साल तक वो फर्टाइल सॉइल होती है, खेती बाड़ी करते हैं। कुछ साल के बाद जब वो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो कहीं और पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन प्रैक्टिस हम लोग बोलते हैं। तो ये वहाँ पे की जाती है। तो ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे ऐसे 5 टॉपिक आज के। आई होप इनमें से कुछ टॉपिक जो आपको नहीं पता होंगे, बिल्कुल फ्रेश इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। और अगर थोड़ा बहुत आपने नोट्स में पहले से पढ़ा है तो एक दो पॉइंट आप यहाँ पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के 3-4 पॉइंट आपको बिल्कुल सही आंसर तक लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के टॉपिक। अगले वीडियो का वेट करें, फिर से हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स। थैंक यू, जय हिंद।